वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी हम आप सभी को बताने आए हैं। 1875 पोस्ट जो कि यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट में आ चुकी है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कमेंट किया था कि डिटेल प्रोसीड्यूर बता दीजिए कि किस तरह से अप्लाई करें सब कुछ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, ओके, सब कुछ आप डिटेल में देखें। सबसे पहले आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये वैकेंसी कहाँ दिखेगी, तो देखिए ये यूपी पंचायती राज की वेबसाइट है ना। आप यूपी पंचायती राज .in मार देंगे तो आपको ये वेबसाइट नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर में देखिए फ्लैश हो रही है, इम्पैनलमेंट ऑफ 1875 आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल। तो यही वो वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पंचायती राज का। यहाँ पर ये वैकेंसी आपको दिख रही है, यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको ये वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया गया है। नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ 1875 आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ना, डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है सब कुछ इस वाले पीडीएफ में डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। हाउ टू अप्लाई, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 1 जून 2022 और लास्ट डेट 15 जून 2022, मतलब डेट ऑफ फिलिंग चालू हो चुका है, आप भर सकते हैं अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, नो योर एप्लीकेशन नंबर। तो ये उस वेबसाइट पे जो जो लिंक दी गई है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एनी इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल इन डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज उत्तर प्रदेश इज एलिजिबल इफ फुलफिलिंग द प्रोवाइडेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशंस आर satisfied. The impelled architect/consulting engineer should not have full-time employment in any organization/company. मतलब आप एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपने देखा एलिजिबिलिटी कैसा था। अब देखिए स्कोप ऑफ वर्क क्या है। स्कोप ऑफ वर्क मतलब आपको करना क्या है, तो ये ग्राम पंचायत लेवल पे आपको काम करनी होगी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है। द स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू साइट सर्वे, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट स्लैश मास्टर प्लान, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी स्लैश वर्किंग ड्राइंग्स, बिल ऑफ क्वांटिटी एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन। केवल साइट सर्वे तक सीमित नहीं है बल्कि इन सब चीज़ों को भी करना होगा। प्लानिंग, रिहेबिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एंड एक्सेट्रा। समझ गए, ये कहने का ये मतलब है, मतलब ये जितने भी काम यहाँ पे दिए गए हैं सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जनरल स्कोप ऑफ वर्क दिया गया है। टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ वर्क प्रोजेक्ट टेकन बाय ग्राम पंचायत, मैप स्लैश लेआउट डिजाइन ऑफ द वर्क, प्रिपरेशन ऑफ MB ऑफ द वर्क, अदर रिलेटेड सिविल वर्क अवॉर्डेड बाय द ग्राम पंचायत। मतलब मोटा मोटी पूरा इंजीनियरिंग स्किल्स है ना, पूरा आपका अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। समझ गए, ये इनका कहना है। अब बात करते हैं, इन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना लिए जाएंगे। तो ये देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे ये प्लान कर रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेने का। और इनका कहना है कि 25 कैंडिडेट हम लेंगे लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट पे उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ओके, तो ये बात है, लगभग 25 कैंडिडेट। और एक बात इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो 25 कैंडिडेट होंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हैं उत्तर प्रदेश में और आपका वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट है, मतलब आप उस डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट रेसिडेंट हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करिए। समझ गए बात को, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप एलिजिबल होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए।
आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जो डिफरेंट ग्राम पंचायत होंगे उनमें से किसी एक ग्राम पंचायत पे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत पे जो भी काम आएंगे उस काम का आप इंजीनियर बनोगे। फिर उस काम का जितना भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं देगा यहाँ पे। जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1 या 2% आपको मिलेगा। मान लीजिए 10 लाख रुपया है तो उसका 1% आपको मिलेगा। 20 लाख रुपया का काम है तो उसका 1% आपको मिलेगा, 1 या 2%, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ वर्क। अलग अलग टाइप ऑफ वर्क के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ मनी डिसाइड किया गया है। समझ गए बात को? इस तरह से आपको पैसा मिलेगी यहाँ पे। ऐसा आप नहीं सोचिए कि आपको महीना महीना सैलरी मिलेगा, नहीं, इट विल डिपेंड ऑन वर्क। समझ सकते हैं, है ना? आइडिया है, लगा लो दिमाग। तो यहाँ पे पेमेंट के बारे में लिखा है, देखिए जो भी टोटल फी है वो क्या है, 2% आपको ओवरऑल फी है। 1% डिज़ाइन एंड एस्टिमेट प्रिपरेशन की, और दूसरा दो और 1% है आपका MB बुक प्रिपरेशन का, है ना, बिल बनाने का। तो ये 2% ऑफ मनी आपको मिलेगा टोटल प्रोजेक्ट का, समझ गए? जितना का काम है उसका 2% का पैसा आपको मिलेगा, ऐसा है। रेसिडेंट इंजीनियर मतलब आप अपने घर में आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, ये सब काम आपको करना होगा तो आपको मोटा मोटी उस ग्राम पंचायत में जो 2% है वो आपको मिल जाएगा टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू की। समझ रहे बात को? और मान लीजिए आपने केवल डिज़ाइन एंड एस्टिमेट बनाया, MB बिल नहीं बना पाए, तो ऐसे केसेस में आपको 1% ही मिलेगा। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो ही 2% मिलेगा। अंडरस्टूड? तो रकम काफ़ी अच्छा होगी, 10, 20, 30 लाख तक का काम आता है ग्राम पंचायत सब में, उससे भी ज़्यादा। और थोड़ा सा मुखिया वगैरह से सेटिंग हो गया तो समझो कि पूरा का पूरा पैसा जेब में। करप्शन तो है ही, है कि नहीं? बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखिए एज लिमिट है 18 से 65 साल। बीटेक, सिविल और डिप्लोमा सभी भर सकते हैं इसके लिए। ऑल कैन अप्लाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बी आर्च वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक या फिर BE सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने 3 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 65 साल, 18 टू 65 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा, क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? तो मैं साफ साफ बोलता हूँ अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द कैंडिडेट वुड बी इम्पैलेंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दर परमानेंट रेसिडेंटशिप। मतलब आपका जो रेसिडेंट है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट रेसिडेंट है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया जाएगा ये नौकरी। मतलब आप यूपी के नागरिक होना चाहिए तभी तो आप वहाँ पे रह रहे हैं। समझ गए? तो यही है कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है, जहाँ पे आपका परमानेंट रेसिडेंट है वहीं पर आपको नौकरी दिया जाएगा। इम्पैलेंटमेंट पीरियड कितने वर्षों के लिए है? देखिए, द इम्पैलेंटमेंट पीरियड विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब जिस डेट से आपको जॉब दिया गया उससे लेके 3 साल तक के लिए ये आपको वैलिड है। ठीक है, तो 3 साल तक जितने भी काम वाम आएंगे उसका पैसा मिलता रहेगा आपको, प्लस फर्दर 2 साल आगे इसको बढ़ाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। समझ गए? ठीक है, तो उसके बाद फिर 2 साल बढ़ाने के बाद फिर अगर इनका मूड है, मन है कि आपको रखना चाहते हैं, अगर आपकी ज़रूरत है, तो 1-1 साल पीरियड एक्सटेंड करते रहेंगे, है ना, मतलब बढ़ाते रहेंगे। समझ गए? इस तरह का ये नौकरी है। फॉर्म भरने का डेट चालू हो चुका है, तो अभी से आप भर सकते हैं 15 तारीख तक। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? देखिए, हाउ टू अप्लाई, मेन मुद्दा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी वेबसाइट एंड नीड टू फॉलो मेंशन्ड प्रोसीड्यूर। यहाँ पे डिटेल में प्रोसीड्यूर लिखा गया है। आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जानी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये http://prfinance.up.government.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ होगा हेडिंग, इसको क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन लिंक ओपन हो जाएगी। फिर उसको क्लिक करेंगे, फिर उसमें जो भी डिटेल्स आपसे मांगेंगे वो आप भरते रहिए। ठीक है, आफ्टर फिलिंग ऑल डिटेल्स सेव एंड प्रोसीड। नाउ ए पॉपअप मेनू विल अपीयर, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो इस पर क्लिक ओके कर दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मांगेंगे उसको अपलोड करना है, और ध्यान ये रखना है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा वो 200 KB से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपसे मांगा जाएगा।
पॉपअप विल अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है तो ये मैसेज आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, तो ओके कर दीजिएगा, क्लिक एंड फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म हो गया सबमिट। समझ गए बात को? ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ही होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म को पहली बार एक बार में ही बहुत अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपने गलती कर दिया है ना, ध्यान से नहीं भरे तो कोई ना कोई गलती हो जाएगा। अगर आपने गलती कर दिया तो बाद में उस गलती को आप सुधार नहीं पाएंगे, सुधारने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये तो हमने फॉर्म फिलअप का भी देख लिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया का क्या सीन है। तो बड़ा सिंपल सा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, 2 चरणों में सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। पहला चरण तो ये कि आप क्या करोगे, आप अपना सारा मतलब जब फॉर्म वॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद आपका मेरिट निकाला जाएगा। कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, इसमें मेरिट आपकी निकाली जाएगी। अभी मेरिट कैसे निकाली जाएगी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ऐसे समझा दिया लेकिन फिर भी अभी समझा दूंगा। तो पहले आपकी बनेगी मेरिट, उसके बाद आपका हुआ कंडक्ट होगा इंटरव्यू। पहले मेरिट फिर इंटरव्यू। तो देखिए मेरिट कैसे बनेगा, देखिए पहला क्राइटेरिया जो है, ठीक है, मेरिट में मतलब ये मेरिट 100 नंबर की बनेगी। अब ये जो 100 नंबर का मेरिट बनना है, इसमें देखिए पहला क्राइटेरिया जो है वो है डिग्री के ऊपर, कि आपने पढ़ा क्या है। बीटेक किए हैं अगर तो अच्छा है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन बीटेक के लिए थोड़ा 10 नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएगा आगे चल के मेरिट में। अगर आपने बीटेक किया है तो आपको 10 नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल अभी क्या है फिलहाल, चाहे आपका बीटेक हो या डिप्लोमा, ये जो पहला वाला क्राइटेरिया देख पा रहे हैं इसमें है क्या कि आपका परसेंटेज नंबर कितना आपने अचीव किया आपको फाइनल डिग्री में, ये चीज़ देखा जाएगा। मतलब 40 से लेके 80% के बीच में ये देखेंगे, और इसका वेटेज है 40 नंबर का। मान लो आपने डिप्लोमा में एक्वायर किया 75%, तो 40 से वो कितना ज़्यादा है, 75 40 से कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, तो आपको इसके 35 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने एक्वायर किया है 80%, तो 40 से 80 कितना डिफरेंस हो गया, 40 का डिफरेंस हो गया, तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा आपके मार्क के ऊपर, कि कितना मार्क आपने अपने एजुकेशन में लाया था, मतलब अपने डिग्री में लाया था या फिर डिप्लोमा में लाया था। समझ गए ये? नेक्स्ट दूसरा जो बनेगा मतलब मार्क आपको मिलेगा तो वो 40 नंबर हो गया। दूसरा मार्क है, अगर आप बीटेक वाले हैं तो आपको 20 नंबर मिल गया डायरेक्ट, सीधा का सीधा, इसमें कुछ नहीं देखेंगे। अगर आप डिप्लोमा है तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ओके, 10 नंबर आपका गया। नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर आपका 1 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं है। अगर आपका 1 साल से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेगा। अगर आपका 2 या 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर तक आपको मिल जाएगा। अगर मोर देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। समझ गए बात को? इफ़ योर एक्सपीरियंस इज मोर देन 3 ईयर्स तो आपको मिलेगा 30 नंबर। अगर एक्सपीरियंस 2 से 3 साल के बीच में है तो आपको मिलेगा 20 नंबर। अगर एक्सपीरियंस 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में है तो आपको मिलेगा 10 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक्सपीरियंस 1 साल से कम का है तो 0 नंबर। तो आप एज ए फ्रेशर कहीं पर अगर मान लो फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कोई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए फिर, और अप्लाई करिए, है ना। सर्टिफिकेट बनवाओगे 1 साल के कम तक का बनवाओगे तो कोई बात नहीं, आपका वो 30 नंबर तो आपको वैसे भी नहीं मिलना फिर, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस पे 30 नंबर का वेटेज है ना, मेरिट में हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो आप अगर आपका मूड है तो बनवा के रखिए, बनवा के आप अप्लाई कर सकते हो। और जो जेन्यून कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, है कि नहीं। अब जो मार्क आपको मिलेगी वो मिलेगी ये एनसीसी वगैरह का। ठीक है, इस तरह से एनसीसी वगैरह का आपको मार्क मिलेगा। अगर आपका एनसीसी सी स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, एनएसएस एनसीसी बी ग्रेड स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओ लेवल फ्रॉम NIELIT और कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। ठीक है, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हुआ था तो और उसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से टोटल ये 100 नंबर दिया गया है और इस 100 नंबर से आपका मेरिट निकाला जाएगा। समझ गए?
इस 100 नंबर से मेरिट निकाला जाएगा। मेरिट निकालने के बाद फिर प्रेफरेंस किया जाएगा जिसका मेरिट ज्यादा होगा। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड पैरामीटर, मेरिट लिस्ट शाल बी क्रिएटेड सेपरेटली फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो आप लोग अप्लाई करिए अपने 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 डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपका परमानेंट रेसिडेंट वाला डिस्ट्रिक्ट है उसी में अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना। तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद मेरिट बनने के बाद ये लोग कैंडिडेट का लिस्ट निकालेंगे जिसमें 10% वेटिंग लिस्ट भी कंसिडर किया जाएगा। 10% वेटिंग लिस्ट कहने का मतलब है, मतलब ओवरऑल पोस्ट का 10% ज़्यादा कैंडिडेट को भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद DOPR जो डिपार्टमेंट है ना, इसके पास अधिकार है कि आगे कैसे सिलेक्शन करें। अगर वो चाहेगा, मतलब मेथड ऑफ सिलेक्शन वो डिसाइड करेगा। लेकिन अभी बोला है कि एक बार मेरिट लिस्ट बन गई उसके बाद हम इंटरव्यू लेंगे, बस रिटर्न एग्जाम वगैरह के बारे में कोई बात नहीं की गई, डायरेक्ट इंटरव्यू का बात किया जा रहा है। अगर उनका मूड है तो लेंगे, नहीं मूड है तो नहीं लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे लिख दिया गया इंटरव्यू, तो वो लेंगे। अब बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एप्लीकेशन फ़ी वगैरह का। एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखा है मियर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। अगर आप रिक्वायरमेंट को फुलफिलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप एलिजिबल हैं। वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, आपको लेगा नहीं लेगा। आप इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, कह दिया गया है। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस पे आप जवाब सवाब नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना, जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई करेंगे, भरेंगे, स्कैन कॉपी वगैरह सब कुछ दो गई, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा रिटर्न इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। समझ गए बात को। नेक्स्ट, एन अप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई इन ए डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट हैज ए परमानेंट रेसिडेंटशिप। आप केवल अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कर सकते। Candidate must be Indian citizen, Indian and UP. In the event of information furnished by the candidate in the application or part therefore being found false, अगर मतलब जब सिलेक्शन किया जा रहा है, अगर आपका कोई कुछ चीज़ फर्जी लगा है ना उनको, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा जा रहा है आपको किसी भी तरह का करप्शन नहीं करना है, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना है, सही से काम करना है, नहीं तो निकाल दिया जाएगा, है ना। अच्छे से काम करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि टाइमली सबमिशन ऑफ ड्राइंग करना है, डिज़ाइन कैलकुलेशन, बिल ऑफ क्वांटिटी वगैरह अच्छे से कैलकुलेट वगैरह करके देना है टाइमली, है ना। इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ कहा गया है। प्लस आपको 50,000 रुपया, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो 50,000 रुपया एज ए बैंक गारंटी डिपॉजिट करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको अपने तरफ से करना होगा, इसके लिए सरकार कोई पैसा नहीं देगी। आपको बॉन्ड बना के देना होगा सरकार को 50,000 रुपये, 5,000 नहीं, 50,000। ठीक है। और मेन चीज़ ध्यान रखिए, इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए इसके बारे में कहा है। कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, होना चाहिए। प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट हैव कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। ईमेल आईडी होना चाहिए उसका, और कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। ठीक है। फिर यहाँ पे रिमूवल लिस्ट वगैरह दिया हुआ है, मतलब कौन कौन से केसेस में आपको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, वही सब बात। अगर आप काम ठीक से नहीं किए, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन कर दिया, फायर कर दिया फोर्जरी का, तो ऐसे केसेस में आपको निकाल दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगर आपने टैक्स चोरी वगैरह करते हुए पकड़ा गए तो ऐसे केसेस में निकाल देगा, है ना। फर्जीवाड़ा के केस में निकाल देगा। इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है, और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकते। होप कि इस बार आपको ये प्रोसेस पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो जाइए अप्लाई करिए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांग रहा है। ठीक है, आपसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे, आपके डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे, फोटो, सिग्नेचर। अब फिर उसके बाद
कोई आईडी प्रूफ वगैरह। आईडी प्रूफ देखिए आजकल गवर्नमेंट ने आधार कार्ड नहीं देने के लिए मना कर दिया है, तो मास्क्ड आधार कार्ड आप दीजिए, सबमिट करिए। नॉर्मल आपका जनरल आधार कार्ड आप नहीं दीजिएगा, या फिर कोई अदर आईडी प्रूफ दीजिए, जैसे वोटर आईडी वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इन सब चीज़ों को यूज़ करिए, आधार कार्ड नहीं देना। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको अरेंज करके अच्छे से अपलोड करिए और अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? गुड लक।